Hello dear students, today we will discuss about a very interesting topic of class 11, that is parallelogram law vector addition. parallelogram law के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है बेटा वो क्या स्टेट करता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट करता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के एक पॉइंट से एक साथ दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में और वो एज टू एडजेसेंट साइडों में पैरेललोग्राम एक्ट कर रहे हैं, तो जो एडिशन होगा उन वेक्टर्स का वो रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम कहलाएगा। यानी रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम विल बी द सम ऑफ दोज वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या स्टेट करता है? इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल at the same time be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then drawn from a point, the resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram drawn from the same point। तो उनका रिजल्टेंट एज ए तो रिजल्टेंट जो होगा एज द एडिशन जो है वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, और वो डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम होगा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं बेटा। हमने कोई पॉइंट लिया ये वाला जिसको हमने बोल दिया पी पॉइंट, और यहाँ से एक वेक्टर ले लिया है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बेटा कुछ बी वेक्टर जो यहाँ से कुछ थीटा एंगल इंक्लाइंड है, यानी थीटा एंगल पे ए वेक्टर से थीटा एंगल पे हमारे पास ये होगा बी वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर जो है बेटा वो एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, की तरह एक्ट कर रहे हैं, और दोनों ही क्या है? इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन है दोनों की। मैग्नीट्यूड दोनों का जो है वो इक्वल है और दोनों साइड ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। लेट कंप्लीट द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे? अपने इमेजिनरी पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो इसके इक्विवेलेंट एक साइड इधर ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम की, बिल्कुल इसकी इक्विवेलेंट लेंथ की, और सिमिलरली इसकी इक्वल लेंथ की एक साइड हम ड्रॉ करेंगे बेटा यहाँ पे। ये अपने पास दो साइड्स एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम की तरह तो दो वेक्टर जो है वो एक्ट कर रहे थे, और ये दो इमेजिनरी साइड्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? इन पॉइंट्स की कुछ नेमिंग कर देते हैं। ये पॉइंट P है, ये Q बोल दिया, ये R बोल दिया हमने, ये S बोल दिया, ठीक है। अब R से क्या करेंगे बेटा? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हमारी जो PS लाइन है इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे? प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ा देंगे इसको ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ये वाला, ठीक है। तो ये जो बी वेक्टर है ये वाली लाइन बी वेक्टर की इक्विवेलेंट है, हमने ये वाली जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है ये ए वेक्टर की इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो बी वेक्टर थीटा एंगल पे है कुछ ए वेक्टर से, तो बी वेक्टर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगा। तो बी वेक्टर के जो कंपोनेंट बनेंगे वो बन जाएंगे बेटा, ये तो आपका बी वेक्टर है, ये वाली साइड तो ये पूरी साइड बी वेक्टर की तरह बिहेव करेगी, और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट की कुछ नेमिंग बोल देते हैं, एन बोल देते हैं, लेट इस पॉइंट को एन जो डिस्टेंस होगी वो बन जाएगी, ये थीटा एंगल है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहेगा आपका। अब थीटा एंगल है तो इधर क्या आ जाएगा? बी का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा? बी कोस थीटा, और ये वाली लाइन क्योंकि यहाँ से निकलता ना, और ये वाली लाइन बिल्कुल इस परपेंडिकुलर की इक्विवेलेंट होती, तो ये परपेंडिकुलर जो है वो क्या बन जाएगा? बी साइन थीटा की इक्वल आ जाएगा, बी साइन थीटा की। अब डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या बनेगा? रिजल्टेंट। तो हम डायगोनल बना देते हैं पैरेललोग्राम का, ये बना दिया हमने डायगोनल। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और लेट द डायगोनल जो है वो ए वेक्टर से कुछ बीटा एंगल पे है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटे? इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं।
रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दैट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो आर एन पी जो ट्राइंगल है आपके पास वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। और जब अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस का यूज करेंगे बेटा। हम टेकिंग ट्राइंगल आर एन पी और यूजिंग पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है बेटा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो ये जो रिजल्टेंट है आरपी वेक्टर ये तो हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा और ये बन जाएगा बेटा पी एन जो है वो बेस बन जाएगा और आर एन जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अपने पास यहाँ से हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, आरपी का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू आएगा आपके पास पी एन का होल स्क्वायर प्लस में आर एन का होल स्क्वायर। अब जो पी एन साइड है बेटा वो किसकी इक्विवेलेंट है, ए वेक्टर प्लस बी कोस थीटा की इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, आरपी जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, पी एन की वैल्यू क्या आएगी ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लिखेंगे आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से और यहां से बेटा बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास बन गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो ये तो इक्विवेलेंट टू हो जाएगा बेटा 1 और अपने पास जो आरपी का स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। आर की क्या है अपना रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर जो है बेटा वो आ गया अपने पास। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आ गया इन दोनों वेक्टर्स का। अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया तो हमें डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होती है रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे तो बेटा देखो ये जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है आपके पास, ये आपका जो ए वेक्टर है उससे कुछ बीटा एंगल ऊपर है ना, थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है, ये वाला एंगल है, और बीटा ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो रिजल्टेंट के बीच का एंगल निकालोगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो क्या निकाल लेंगे हम, टेंजेंट बीटा निकाल लेंगे। हम निकालेंगे यहाँ से टेन बीटा, और टेंजेंट किसकी इक्विवेलेंट होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले यानी परपेंडिकुलर बाय बेस के इक्वल होता है। और परपेंडिकुलर बाय बेस कौन से ट्रायंगल का देखेंगे, जो राइट एंगल ट्रायंगल है और जिसमें हमारा रिजल्टेंट इंक्लूड हो रहा है, ए वेक्टर भी इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो ट्रायंगल आर एन पी है उसी की हेल्प से हम परपेंडिकुलर और बेस फाइंड आउट करेंगे। ये आपका जो यहाँ पे है, अब हम एंगल ये वाला ले रहे हैं बेटा, एंगल ये वाला ले रहे हैं तो आपका परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये बन जाएगा। तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपके पास टेंजेंट बीटा की जो है वो वैल्यू आ गई है, यानी टेन बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी साइन थीटा बाय में ए प्लस बी कोस थीटा। ये टेन बीटा की वैल्यू थी, यानी इसको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी हम बोल देते हैं। अब बेटा हम क्या कह रहे हैं कि ये तो जो थीटा एंगल है, यहाँ पे लिख देते हैं थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, ए और आर के बीच का एंगल क्या है बेटा, बीटा है।
अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से ये वाली डायरेक्ट, ये क्या है, बी है ना, तो बी और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को हम बोल देते हैं अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कोसाइंस को डिटरमाइन करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइंस हमें क्या बताता है कि जो आपका रिजल्टेंट है यानी आर, यहाँ पे लिख लेते हैं पूरी इरेज करके, अब डिस्कशन करेंगे लॉ ऑफ कोसाइंस के बारे में। लॉ ऑफ कोसाइंस, ठीक है, लॉ ऑफ कोसाइंस बोलते हैं इसको। यहां से आपका आर जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अब रिजल्टेंट किसका है, ए और बी का, तो ए और बी के बीच का एंगल लेंगे बेटा, आर बाय में कोस थीटा इक्वल टू आएगा बेटा आपके पास ए, और ए के सामने कौन सा एंगल है बेटा, ए के साथ, अब ए वाली ये वाली साइड लेंगे तो सामने ये वाला बन रहा है ना, और बी लेंगे तो साइड सामने ये वाला बन रहा है, तो ए बाय में आपका कोस बीटा इक्वल टू ए बाय में कोस बी बाय में कोस अल्फा आ जाएगा, अल्फा है ना एंगल, तो ये आ जाएगा कोस अल्फा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कोसाइंस। ठीक है, अब जो हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला देखा था बेटा, वो देखा था आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी हमारा रिजल्टेंट की जो वैल्यू है बेटा वो डिपेंड करेगी थीटा पर। ठीक है, थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी तो आपके पास रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम होगा, थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट जो है वो मिनिमम होगा। अब मैक्सिमम कब होता है, कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कोस मैक्सिमम क्या होता है, कोस थीटा मैक्सिमम 1 होता है, और कोस थीटा मिनिमम जो होता है वो -1 होता है। कोस थीटा 1 कब होता है, जब एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री हो, और मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल क्या हो 180 डिग्री हो, -1 तभी होता है जब एंगल 180 डिग्री हो, और cos 90 क्या होता है, 0 के इक्विवेलेंट होता है। यानी अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए, यानी a और b के बीच का एंगल, a और b के बीच एंगल जो है वो अगर 90 डिग्री है, ये आपका a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। cos 90 0 के इक्विवेलेंट होता है। अगर बेटा आपका cos थीटा जो है 0 डिग्री है, cos 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, तो थीटा 0, थीटा 0 तो cos की वैल्यू, cos 0 क्या होता है 1 होता है, तब आपके पास रिजल्टेंट मैक्सिमम आ जाएगा। और जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट एक्ट कर रहे होंगे, तब आपका दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 -1 के इक्विवेलेंट होता है। उस टाइम जो r की वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी, यानी रिजल्टेंट मिनिमम। मिनिमम रिजल्टेंट कब होता है, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो जो हमें आंसर मिलेगा वो उनके एज ए सब्ट्रैक्शन का आंसर मिलता होता है, सो दैट इट कम्स मिनिमम। दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।